हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सी का कंसेप्ट, उसके साथ हम सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन के बारे में भी थोड़ी बेसिक सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले लैंग्वेज होती क्या है आपके पास? लैंग्वेज जिसके थ्रू आप कंप्यूटर में अपना डेटा एंटर करते हैं। तो जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं आपके पास। ऑल आर हाई languages because these languages are written in simple English words which is very suitable to understand for us. Okay, and those languages जिनको अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को इंटरनली कोई कंपाइलर, कोई इंटरप्रेटर या फिर कोई असेंबलर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। तो ये हैं आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे पहले बात करते हैं अपनी लैंग्वेज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज आपकी सबसे पहले डेवलप हुई है 1970। 1970 के बाद इसको डेवलप किसने किया है? जिनका नेम है डेनिस रिची। ठीक है, सी इज जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। सी आपकी सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इसको बोला जाता है, और सी सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन जो रहेगा दैट्स योर डॉट सी। अब बात आती है कि सी लैंग्वेज को रन कहाँ करते हैं, तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं दैट्स योर MS DOS, सी प्लस प्लस, एक आता है आपके पास देव C++, या फिर टर्बो C++। इस तरह से कुछ एक सॉफ्टवेयर्स आते हैं। ठीक है, सी और C++। आपका सी का ही एक्सटेंसिबल वर्जन है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस आपकी इन्हीं सॉफ्टवेयर्स पे रन होती हैं। ठीक है, आपको मतलब फ़र्क इतना है कि इसको डॉट सी के साथ सेव करना है, इसको CPP के साथ सेव करना है। अब दोनों लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंस है? दिस इज जस्ट general purpose high level language, it is also general purpose high level language, but this language is also based on classes and objects concept. ठीक है, तो इसको हम OOP बेस्ड लैंग्वेज भी बोलते हैं। OOP का फुल फॉर्म जनरेट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो C++ जिन्होंने डेवलप की है, फाउंडर हैं ज़ारने स्ट्रॉस्ट्रब। ठीक है, 1980 में आपके पास ये आई है, और C का इन्वेंशन ईयर आपका कई बुक्स में 1970 होगा, कई बुक्स में 72 होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है 70 और 72, कई बुक्स में आपका 70 दिया होता है और 72 भी दिया होता है। ठीक है, तो ये आपके पास C और C++, ये आपकी दिस वन इज योर स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड मीन्स कि इसमें यूज होती है आपकी टॉप टू डाउन अप्रोच। टॉप टू डाउन मीन्स कि प्रोग्राम आपका मतलब ऊपर से रीड होना शुरू होता है और बॉटम तक जाता है। ठीक है, लेकिन ये आपकी स्ट्रक्चर्ड भी होती है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड भी होती है। और जब इस लैंग्वेज में हम OOP का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, दिस वन, तब ये बन जाती है बॉटम टू अप अप्रोच। बॉटम टू अप अप्रोच। अब ये बॉटम टू अप क्यों हो रही है? क्योंकि जब भी हम ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है दैट्स योर मेन फंक्शन, और मेन इज़ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन ऑफ एनी लैंग्वेज। ये कोई, क्योंकि फंक्शन आपकी लैंग्वेज में ना दो टाइप के होते हैं, यूज़र डिफाइंड होते हैं, कुछ ऑलरेडी लाइब्रेरी फंक्शंस बने पड़े होते हैं। देन इट इज़ द यूज़र डिफाइंड फंक्शन, बिकॉज इसमें जितना कंटेंट होता है यूज़र खुद लिख के देता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन जहाँ से लिखा हुआ होता है, कंपाइलर वहीं से प्रोग्रामिंग की एग्जीक्यूशन जो है वो शुरू करता है। तो जब हम स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में काम करते हैं, हमारे पास मेन फंक्शन जो है टॉप में लिखा होता है। लेकिन OOP में हमारे पास क्या होता है, पहले क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मतलब पहले हम क्लासेस वगैरह बनाते हैं, उसके बाद हम मेन फंक्शन लास्ट में शुरू करके उसमें ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, क्लासेस को कॉल करते हैं। इसलिए इसमें बॉटम टू अप अप्रोच रहता है। अब C लैंग्वेज जो है आपकी वो क्यों डेवलप हुई है? तो इसको डेवलप किया है आपके डेनिस रिची ने, हु इज़ द फादर ऑफ योर C लैंग्वेज।
तो जब आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था 1970 के अराउंड, तो डेनिस रिची और केन थॉमसन ने मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम किया है। तो स्पेशली सी जो है वो यूनिक्स बनाने के लिए ही डेवलप हुई है आपकी, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यूनिक्स पे ही इसको सबसे पहले रन भी किया गया है सी लैंग्वेज को। किस तरह के एप्लीकेशंस आप इनसे बना सकते हैं? कोई भी आप अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना है, आपने कोई एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी है, या फिर आपने कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने हैं जो थोड़ी सी हाई रेजोल्यूशन के काम करने के लिए यूज़ होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं थोड़े से, जिनसे हम बड़े बड़े प्रोग्राम अपने सॉल्व करवाते हैं। तो स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाते हैं उसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं। या फिर जैसे आपके पास असेंबलर हो गया, वेरियस अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हो गए, असेंबलर आपका, असेंबलर्स या फिर इंटरप्रेटर्स, कंपाइलर्स, इनको भी आप सी की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपका MS वर्ड हो गया, ऑफिस हो गया, ऑफिस का बैकएंड भी कई बार सी में ही आपका जो है वो प्रिपेयर किया होता है। तो ये थोड़ा सा सी और C++ के बारे में। इसके साथ हम जो थोड़ा सा कंसेप्ट साथ साथ में डिस्कस करेंगे, दैट्स योर जावा। जावा लैंग्वेज आपकी 1995 में बनी है और इसको सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया हुआ है, सन माइक्रो सिस्टम। इसको डेवलप करने वाले जो थे, इनका नेम आता है जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, एक लैंग्वेज आपके पास आती है पाइथन, जो इस टाइम जो काफ़ी डिमांड में है। पाइथन इज टॉप मोस्ट लैंग्वेज फ्रॉम 2018 टू टिल दिस टाइम, और 2008 से लेकर के अभी तक का सबसे मतलब टॉप मोस्ट पे है आपका पाइथन। तो पाइथन आपका 1991 में रिलीज़ हुआ है। एक्चुअली जावा आपका इन्वेंशन जावा का 1990s से शुरू हुआ है, लेकिन पहले इसको ओक के नेम से जाना जाता था, OAK। बाद में इसको 1995 में रीनेम करके जावा बोला गया है। ठीक है, तो जावा आप यूज़ करते गेमिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए, गेमिंग एप्लीकेशंस या गेमिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए। और पाइथन, अब यहाँ पे भी क्या होता है आपकी, दिस इज ऑल्सो ट्रूली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस पर भी पूरा आप अपना क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का ही कंसेप्ट यूज़ करते हैं। सेम मेन फंक्शन आप यहाँ भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन फंक्शन कॉल करेंगे वो सब हमारा क्लासेस के बेस पे रहता है। ठीक है, आपके पास पाइथन को इन्वेंट किया 1991 में। ठीक है, और पाइथन जो है इसको बनाने वाले जिनका नेम था, दैट्स योर गुइडो वैन रॉसुम। ये फाउंडर्स के नेम आपसे पूछे जा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो क्लास ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेजेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं, बट पाइथन इज सो सिंपल एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ओके, there is no syntax restrictions कि how you have to use your syntax and all other things. So it is very simple as compared to C, C++ and Java. This is the basic introduction of all these languages. इसके बाद बात करेंगे हम थोड़ा सा कि इनमें कौन कौन सी और चीज़ें, किसी भी लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करते हैं। बट उससे पहले एक बात डिस्कस कर लेते हैं कि जब C लैंग्वेज आई थी, C से पहले आपकी एक लैंग्वेज थी, दैट्स योर BCPL। BCPL डेवलप हुई, जिसमें काम कर रहे थे आपके मार्टिन ने ही बाद में इसको मतलब वो प्रमोट किया B लैंग्वेज के नेम से, और वो B लैंग्वेज आपकी फिर B को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपकी C लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई है। तो BCPL आपकी आई है 1966 में। BCPL को डेवलप करने वाले थे आपके पास मार्टिन रिचर्ड। ठीक है, मार्टिन रिचर्ड। अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि एक और फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है कई बार, दैट्स योर फुल फॉर्म ऑफ बेसिक। बेसिक का कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है कि बेसिक प्रोग्रामिंग होती है ना, उसका फुल फॉर्म बोलिए। दैट्स अ बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसमें डिस्कस किया हुआ है इसको। तो बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड BCPL बेसिक के कम्बिनेशन से ही आपकी बनी हुई है। ठीक है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आपके पास आती है। अब हम बात करते हैं कि जब भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसको डेवलप करना है या उसमें प्रोग्राम करना है तो आप जो है वो कैसे काम करते हैं। बट उससे पहले जैसे हमने अभी बात किया कि C के जितने प्रोग्राम्स हैं वो .C से सेव होते हैं। एक्सटेंशन आपने याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पुट होता है। C++ रहेगी .CPP से। जावा के लिए जितने प्रोग्राम्स हैं उनका एक्सटेंशन रहता है .java .java एंड पाइथन वाली फाइल्स का एक्सटेंशन रहता है .py। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं अपना C लैंग्वेज, थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं C++,
जावा के साथ यहाँ पे कि सी डेवलप हुआ आपका 1970, कई बुक्स में 70 होगा, कई बुक्स में 72 होगा। तो मैक्सिमम आपने जिस चीज़ को अप्रोच करना है तो 70 भी लिखा होता है, 72 भी लिखा होता है, आपने अपना 72 आंसर आपका एक्यूरेट रहेगा, 1972। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कब डेवलप हुआ है, इसका इन्वेंशन ईयर आ गया 1980, उसके बाद आ गया आपका और 1990। आप जावा को 1990 इसका इन्वेंशन ईयर भी मान सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इसको रीनेम किया गया था। अब जब भी आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज को लिखते हैं तो उसको लो लेवल में या कंप्यूटर ने जब अंडरस्टैंड करना है, देन कंप्यूटर आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, इन सब को यूज़ करता है। तो सी में आपका यूज़ होता है कंपाइलर, दिस इज योर कंपाइलर बेस्ड। C++ में ऑल्सो कंपाइलर यूज़ होता है, सी कंपाइलर जिनको हम बोलते हैं। जावा में आपका कंपाइलर भी यूज़ होता है, जावा कंपाइलर, और इंटरप्रेटर भी यूज़ होता है, इंटरप्रेटर, दोनों इसमें यूज़ होते हैं। और इसमें जब हम प्रोग्राम बनाते हैं हमारे पास एक चीज़ एक्टिवेट होती है, दैट्स योर JVM, जावा वर्चुअल मशीन, और जस्ट इन टाइम JIT, इसका फुल फॉर्म कई बार आता है JIT, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर मीन्स कि प्रोग्राम को फास्टली सॉल्व करेगा। पाइथन में आप लोग इंटरप्रेटर बेस्ड है टोटल आपकी लैंग्वेज, तो इंटरप्रेटर आप यूज़ करते हैं, दैट्स योर पाइथन इंटरप्रेटर। और इसके लिए पाइथन वर्चुअल मशीन का यूज़ किया जाता है जिसमें सारे हमारे प्रोग्राम्स रन होते हैं। तो पाइथन आपकी फास्ट रहती है एज़ कम्पेयर टू दीज ऑल, क्योंकि यहाँ पे आपके कंपाइलर्स जो है प्रोग्राम को पूरा रीड करेंगे, फिर एरर्स देंगे, फिर आप उनको रिमूव करोगे, फिर दोबारा प्रोग्राम रन करोगे, आउटपुट लोगे। यहाँ पे आप इंटरप्रेटर बेस्ड में लाइन बाय लाइन आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। ये कंपल्शन नहीं होता है कि पूरा प्रोग्राम आपको एक बार लिखना है फिर उसके बाद उसको रन करना है। पाइथन तो सो सिंपल कि इसमें आप लोग एक लाइन लिखो, 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, आप उसको बनाओ, रन करो और आउटपुट देखिए, ठीक है। तो कंपाइलर के बाद हर एक लैंग्वेज में कुछ एक मेन कंसेप्ट यूज़ होते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट है आपका कीवर्ड्स। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? दीज ऑल आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज विच हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग एंड ऑल वर्ड्स आर स्टोर्ड इन योर लैंग्वेज लाइब्रेरी। तो सभी कीवर्ड्स का पर्टिकुलर मीनिंग होगा, एक पर्टिकुलर काम उनको असाइन किया गया होगा, और इन कीवर्ड्स को इन सभी लैंग्वेजेस के अपनी अपनी लाइब्रेरी में रखा गया होता है। तो सी में जो कीवर्ड्स आपके यूज़ होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 32 कीवर्ड्स इसमें आते हैं। C++ में अप्रॉक्सीमेट आपके वैसे 59 to 60, मतलब अप्रॉक्सीमेट 60 कीवर्ड्स आप इसमें काउंट करके चलते हैं। उसके बाद जावा वर्चुअल जो जावा है उसमें 52 कीवर्ड्स आपके यूज़ होते हैं। पाइथन में आप 33 कीवर्ड्स कॉमन जिनको हम यूज़ करते हैं, और ये कीवर्ड्स आपके वेरी होते रहते हैं हर एक वर्जन के बेस पे, ठीक है। कीवर्ड्स के बाद आपके पास आते हैं आइडेंटिफायर्स और आते हैं लिटरल्स। तो आइडेंटिफायर्स में जिससे आपको किसी के बारे में आइडेंटिफिकेशन मिलता है। तो अगर आप कोई अपने प्रोग्राम में वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो उन वेरिएबल्स के जो नेम आपने दिए होते हैं, दैट्स योर आइडेंटिफायर। फॉर एग्जांपल मैंने किया दिस वन, मैंने किया int a = 5, तो a इज़ योर आइडेंटिफायर एंड वैल्यू असाइन टू अ पर्टिकुलर आइडेंटिफायर, दैट इज़ योर लिटरल। तो जो हमने वैल्यू दिया वो हमारा लिटरल बनता है और जो हमने नेम दिया वो हमारा आइडेंटिफायर बनता है, तो इसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। और इन आइडेंटिफायर्स का एक टाइप भी रहता है, टाइप स्पेसिफाई हमें करना पड़ता है। देखिए सी में टाइप आपको देना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट्स योर डेटा टाइप। किस टाइप का आइडेंटिफायर आपने लिया है और कैसी वैल्यू उसमें स्टोर होनी है, ये डिसाइड करता है आपका डेटा टाइप। देखो इन सब में डेटा टाइप्स आते हैं, लेकिन इस लैंग्वेज में हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करने होते हैं, क्योंकि इसमें डेटा टाइप ऑलरेडी जो है वो पाइथन वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिकली अपने डेटा टाइप्स को स्पेसिफाई कर लेती है। तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप्स को कोई स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता है। तो वेरियस टाइप के डेटा टाइप्स आपके पास रहते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स जैसे आपके प्री डिफाइंड होते हैं जिनको हम बेसिक डेटा टाइप्स बोलते हैं, एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। तो बेसिक डेटा टाइप्स में जैसे आपका इंटीजर वैल्यू है तो इंट, कैरेक्टर वैल्यू है तो कैर, एक आता है आपके पास फ्लोट, एक आता है आपके पास डबल। बट यहाँ पर जो ये कैर डेटा टाइप है वो इस लैंग्वेज में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इस लैंग्वेज में हम लोग जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो सिंपल से हैं इंट, फ्लोट, str, स्ट्रिंग, उसके बाद आपका आता है बूल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
और यहाँ पे बाकी सारे डेटा टाइप्स, जब भी हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं हमें इन डेटा टाइप्स में जो वैल्यूज़ देनी होती हैं, अब इनका एक मेमोरी में साइज़ भी होता है कि कौन कितना साइज़ लेता है। तो इंटीजर हमेशा अपना 2 बाइट्स का स्पेस लेता है, कैर के लिए हमेशा 1 बाइट ही आपका रिजर्व रहता है, फ्लोट आपका 4 बाइट और 8 बाइट तक डबल आपका जाता है, ठीक है। लॉन्ग भी होता है, लॉन्ग डबल होता है, मतलब आगे बहुत सी कैटेगरीज होती हैं, बट दीज आर बेसिक्स। अब एक आते हैं आपके पास डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप कौन से होते हैं? जिनको बेसिक डेटा टाइप की हेल्प से आप यहाँ जो है वो क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं एरे, स्ट्रक्चर्स, दैट्स ऑल यूज्ड इन योर सी लैंग्वेज, C++, ऑल्सो इन जावा एंड पाइथन। स्ट्रक्चर्स होते हैं यूनियंस एंड एरे स्ट्रक्चर यूनियंस, ठीक है। तो इस टाइप के डेटा टाइप, क्योंकि जब भी हम डिराइव्ड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं हमें इनका टाइप पहले स्पेसिफाई करना होता है कि जैसे एरे हैं तो एरे किस टाइप की वैल्यू ले रहे हैं, करैक्टर टाइप वैल्यू ले रहे हैं, कोई फ्लोटिंग वैल्यू ले रहे हैं, या फिर आप इनमें इंटीजर टाइप की वैल्यू दे रहे हैं। उसके बाद आपके पास स्ट्रक्चर डेटा टाइप, तो स्ट्रक्चर में भी आप किस किस टाइप की वैल्यू रख सकते हैं, यूनियंस में आप कैसी कैसी वैल्यू रख सकते हैं। अब इन तीनों में से एरे में से भी क्वेश्चन आपके राइज होते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, यूनियन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना एरे पे। एरे क्या होता है आपके पास? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा दैट वी रिप्रेजेंटेड बाय अ सेम नेम। जैसे आपने यहाँ पे मान लो इंट टाइप का डेटा लिया, एरे का नेम दिया, यहाँ पे हम एरे का साइज देते हैं, दिस वन इज योर साइज। और जब भी हम एरे में काम करते हैं हम लोग के बेस पे काम करते हैं, इंडेक्स वैल्यू इसमें हम काउंट करते हैं, एंड इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और एंड का जो एरे का टोटल साइज जितना आपने लिया है वहाँ तक ये चलता है। तो 0 1 2 3 4 इस तरह से आप वैल्यूज़ में असाइन कर सकते हैं, क्योंकि मेमोरी में जब स्पेस मिलना है तो वो सिर्फ इंडेक्सिंग के बेस पे आपको असाइन होना है, और आपने जब एरे की वैल्यूज़ को यूज़ करना है वो भी आपने इंडेक्सिंग के बेस पे करना है। एरे में आपके पास कई चीज़ें आपने स्पेसिफाई करनी है। एक तो हो गया एरे का डेटा टाइप, दिस वन इज योर बेसिक डेटा टाइप। बट जब आप यहाँ पे ये चीज़ क्रिएट कर रहे हो, ये कंपाइलर को स्पेसिफाई करेगा कि दिस वन इज एन एरे विच स्टोर ओनली योर इंटीजर टाइप वैल्यू। अगर मान लो यहाँ कैर लिखा है, दिस वन स्टोर योर कैरेक्टर टाइप वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे ये डिराइव्ड डेटा टाइप। अगर हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, स्ट्रक्चर्स अगर हम अपनी लैंग्वेजेस में यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम स्पेशल कीवर्ड यूज़ करते हैं, दैट्स योर स्ट्रक्ट कीवर्ड। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि दीज ऑल लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस। केस सेंसिटिव मीन्स कि जो पर्टिकुलर टर्म आपकी स्मॉल लेटर में आ रही है वो स्मॉल लेटर में ही लिखना है, जो कैपिटल लेटर्स में है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। केस सेंसिटिव मीन्स कि स्मॉल ए नेवर इक्वल टू दिस कैपिटल ए। इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। क्लियर? दैट्स योर केस सेंसिटिव। अगर कोई वेरिएबल आपने स्मॉल लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस वेरिएबल को जहाँ कॉलिंग करना है उसको आप कैपिटल ले लो, ओके। स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास? इट इज़ ऑल्सो कलेक्शन ऑफ आइटम्स, बट यहाँ पे हम लोग सिमिलर आइटम्स रखते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने, सिमिलर आइटम्स रखते हैं। और स्ट्रक्चर में हम लोग डिफरेंट आइटम्स रख सकते हैं, इसमें आपकी डिफरेंट आइटम्स आती हैं। मतलब आप एक स्ट्रक्चर में, जैसे आपने स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज़ किया है, आप उसमें कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, हर तरह की वैल्यू जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी हम अपनी लैंग्वेजेस में काम करते हैं, आपने मतलब पूरा प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो हर एक लाइन जो है हमारी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर से एंड होती है, दैट्स योर सेमीकोलन। दिस इज योर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। दिस वन यूज इन योर C++ एंड ऑल्सो इन जावा, बट पाइथन में इसका यूज़ आप नहीं करते हैं, ठीक है। पाइथन में आपको कोई भी टर्मिनेटर लगाने का नीड नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे हमें सिंटेक्स का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी लैंग्वेज में हमें सिंटेक्स को एज इट इज़ फॉलो करना। स्ट्रक्चर के बाद आपका आता है दैट्स योर यूनियन। यूनियन इज ऑल्सो डिराइव्ड डेटा टाइप, बट यहाँ पे क्या रहता है आपके पास, आप इसमें डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे इंटीजर किया, करैक्टर किया, या फिर आपने डबल या फ्लोटिंग किया, आप अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या आती है आपकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, बट
इसमें एक आपका स्पेशलिटी होता है कि जो मेमोरी लोकेशन आप इसमें असाइन करवाएंगे या जो मेमोरी लोकेशन कंपाइलर इसमें देगा वो सिर्फ एक ही मेमोरी को शेयर करेगा, शेयर वन मेमोरी या सिंगल मेमोरी। और वो किसकी मेमोरी होगी, जिस भी टाइप के जो डेटा टाइप आपने लिया उसमें ज़्यादा मेमोरी जो रिजर्व करता होगा बस उसी का मेमोरी जो है सबके लिए शेयर होगा। तो जैसे आपका इंटीजर है तो ये 2 बाइट्स का स्पेस लेता है। मान लो एक वैल्यू आपने इंट में ली है, एक वैल्यू आपने अपनी डबल में ले ली है, तो जो इंट के लिए अलग से 2 बाइट आप रिजर्व नहीं करेंगे, डबल के लिए अलग से आप 8 बाइट का स्पेस रिजर्व नहीं करेंगे। आप जो इंट के लिए भी ओनली इसी डबल के स्पेस को शेयर करेंगे। अगर करेक्टर वैल्यू ले रहे हैं वो भी इसी में से मेमोरी शेयरिंग करेगी, ठीक है। तो यूनियन में क्या होता है कि ऑल्सो स्टोर डिफरेंट वैल्यूज बट शेयर सेम मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे हम लोग सिंगल नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एरे में जो है वो जिस भी टाइप का एरे आपने लिया, जैसे इंटीजर टाइप का लिया तो वो अपने हिसाब से वैल्यू जितनी होगी उतना मेमोरी वो रिजर्व करेगा। बाकी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे मान लो एक वैल्यू इंटीजर लिया तो इंटीजर अपनी वैल्यू स्टोर करेगा, एक वैल्यू आपने करेक्टर लिया तो करेक्टर अपनी वैल्यू स्टोर करेगा, और फ्लोट लिया तो फ्लोट अपनी मेमोरी जो है वो रिजर्व करेगा। तो हर एक डेटा टाइप आपका अलग अलग मेमोरी रिजर्व करता है स्ट्रक्चर में, और यूनियन में आपका सेम मेमोरी लोकेशन जो है वो शेयर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कौन सा सेम मेमोरी लोकेशन शेयर करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पुट हो चुका है। डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स डिस्कस करने के बाद अब हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म है आपके पास, दैट्स योर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स इन एनी लैंग्वेज। तो ऑपरेटर्स आपकी लैंग्वेज में क्या रोल प्ले करते हैं, जब भी आप अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं तो आपको कुछ एक लॉजिक्स भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो लॉजिक्स ऑपरेट करने के लिए आपको जो है वो ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ऑपरेटर इज़ अ सिंबल बाय विच वी परफॉर्म एनी एक्शन टू एनी ऑपरेंड। और यहाँ पे एक ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड्स आपके जो है वो नीडेड होते हैं, पर यहाँ पे कुछ एक ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे चलते हैं, ठीक है। पर वैसे बेसिकली हमारे पास 2 ऑपरेंड होने चाहिए। वेरियस टाइप के ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं। सबसे पहले जैसे आपके पास आ गया अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर आपके पास आता है कंडीशनल, बिटवाइज ऑपरेटर। उसके बाद आपके पास आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। एक आपके पास आते हैं लॉजिकल। सबसे पहले जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे आप सिंपल अर्थमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस या फिर आप मॉडुलस निकालते हैं, दिस वन इज स्टैंड्स फॉर मॉडुलस, ठीक है, प्लस माइनस मॉडुलस, या फिर आप सिंपल डिवीजन करते हो, ठीक है, या फिर आप अपना प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल सा प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, जहाँ से हम अपना किसी भी ऑपरेटर के बारे में थोड़ा सा रिलेशन शो करवाते हैं कि ये ऑपरेटर पर्टिकुलर बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, नहीं है। तो इसमें आपके चलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर आपके पास आते हैं नॉट इक्वल टू, एंड दिस वन स्टैंड्स फॉर इक्वल टू। डबल इक्वल टू जब आप लगाते हैं, दिस वन स्टैंड्स फॉर इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल इक्वल टू का मतलब ये नहीं होता है कि a इक्वल टू बी, इट डजेंट मीन दैट कि a का वैल्यू b के बराबर है। इसका मतलब कि a में किसकी वैल्यू स्टोर हो रही है, b की। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर में आता है। आपका इक्वल टू ऑपरेटर इज योर असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंगल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपके पास आते हैं, जैसे आपने प्लस प्लस करना है, माइनस माइनस करना है, तो ये पोस्ट और प्रीफिक्स दोनों सेंस में यूज़ होता है। अगर आप प्रीफिक्स में करते हैं तो जैसे पहले ऑपरेटर लगाया फिर वेरिएबल लिखा,
ठीक है। अगर पोस्ट में करते हैं तो पहले वेरिएबल फिर आपका ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स आपके 1 वैल्यू इंक्रीज और 1 वैल्यू डिक्रीज करते हैं। जैसे 4 है तो 5 होगा, 5 है तो 6 होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट में इंक्रीज होती है प्लस प्लस में, और माइनस माइनस में डिक्रीज होती है। उसके बाद आपके पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल में जैसे हम एंड और नॉट, जहाँ पे हमारे लॉजिक्स चलते हैं, तो यहाँ पे एक सिंबल होता है आपका एंड, this one is your or, and this one is your not operator. and मतलब ये हमेशा आपको बुलियन रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पे हम डबल डबल इनको ऐसे लगा के यूज़ करेंगे, एंड और नॉट को सिंगल ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर जो भी इन ऑपरेटर्स को लगाते हुए स्टेटमेंट्स यूज़ हो रही हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट आपकी ट्रू हैं देन आपको ट्रू रिजल्ट मिलेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट आपके पास ट्रू हैं तभी आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज रिजल्ट आपके फॉल्स हो जाएंगे। और के केस में ये है आपका एंड। और में आपके पास होता है अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं देन आपको फॉल्स रिजल्ट जो है मिलता है, अदरवाइज सारा रिजल्ट आपका जो है वो ट्रू हो जाता है। और नॉट में इसकी नेगेशन करता है। नेगेशन मीन्स कि अगर आप ट्रू वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो फॉल्स में कन्वर्ट होगी, फॉल्स वैल्यू एंटर कर रहे हैं तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपके पास पूछा जाता है बहुत बार, दैट्स योर कंडीशनल ऑपरेटर। इसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में आपके पास दो सिंबल यूज होते हैं, दैट्स दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। यहाँ पे जो पहला पार्ट है यहाँ पे आता है आपका एक्सप्रेशन, यहाँ पे आती है आपकी ट्रू वाली स्टेटमेंट और यहाँ आती है आपकी फॉल्स वाली स्टेटमेंट। तो ये टर्नरी ऑपरेटर कब यूज होता है, अगर आप चाहते हैं ना कि इफ वाली कंडीशन को एक ही लाइन में एग्जीक्यूट करवाने देन आप टर्नरी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो ये ऑपरेटर्स जो है सभी में यूज होते हैं आपके पास। उसके बाद आपके पास आते हैं बिटवाइज। बिटवाइज में जैसे बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, या फिर बिटवाइज नॉट, ठीक है। फिर आपका चलता है लेफ्ट शिफ्ट, इस तरह से राइट शिफ्ट, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, एक्सॉर ऑपरेटर। तो इन सब में आपका जैसे एक ये आता है दैट्स योर कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, या 0 का 1, 1 का 0 का जो है वो करता है। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या करेंगे, जब लेफ्ट शिफ्ट यूज होगा तो वैल्यू को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, जितनी टाइम आपने दिया होगा ऑपरेशन कितने इतनी वैल्यू शिफ्ट होनी है। राइट साइड में अगर दिया है तो राइट साइड में उतने टाइम वैल्यू शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। कंपैरिजन और रिलेशनल ये दोनों ऑपरेटर सेम ही हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करते हैं। तो कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर आपके काउंट हो जाते हैं। ये थे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या a इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि a में जो भी वैल्यू उसमें +1 होकर फिर से a में स्टोर होना है। क्या ये इस तरह से लिखा जा सकता है? यस, ये आप इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर में ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू के साथ आप ऐसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, या फिर आप मल्टीप्लाई इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, ऐसे आप इनमें इनको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ एक ऑपरेटर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग अपने पास कुछ एक फंक्शंस भी यूज़ करते हैं जिनको हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस बोलते हैं। तो मेन फंक्शंस कौन कौन से रहेंगे लैंग्वेज में जिनसे इनपुट एंड आउटपुट देंगे। अब बात करें कुछ एक फंक्शंस, मेन फंक्शंस जैसे आपके इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होते हैं। तो सी में हम यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास आता है प्रिंट एफ, इसके बाद आपके पास आता है स्कैन एफ, ठीक है। C++ में आप यूज़ करते हो सी इन और सी आउट, ठीक है, सी इन और सी आउट। इसके बाद जावा में आप करते हैं प्रिंट ln या सिंपल प्रिंट फंक्शन। पाइथन में आप सिंपली प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। इसके साथ आप इसमें इनपुट फंक्शन भी यूज़ करते हैं पाइथन में।
क्योंकि पाइथन और जावा में हम लोग बिना यूजर्स इनपुट लिए भी अपना प्रिंट करवा सकते हैं वैल्यूज़ को, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे पार्सिंग मेथड यूज़ करने पड़ते हैं और यहाँ पे आपको इनपुट फंक्शन में ही कोई चीज़ लिखनी पड़ती है। तो प्रिंट एफ मतलब जब आपने कोई स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, ठीक है। प्रिंट एफ मतलब आपने जब अपनी स्क्रीन पे जो है वो कुछ भी चीज़ प्रिंट करवानी है, और सी इन मतलब जब आप अपने, ये C++ के आते हैं, जब आप अपने इसमें इनपुट करवा रहे हो, ठीक है। और ये आपका आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। स्कैनएफ आपका इनपुट फंक्शन है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है, और ये आपका आउटपुट फंक्शन है। ये रीड करने का काम करेगा, स्कैन क्या करेगा, रीड करता है, और ये जो है वो प्रिंट करवाता है, राइट करने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे आपके पास सी इन और सी आउट, सी इन से आप इनपुट करवाते हैं और यहाँ से आप आउटपुट लेते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो जिससे आप डिस्प्ले करवाते हैं, दिस वन इज योर आउटपुट फंक्शन और दिस वन इज योर इनपुट फंक्शन। तो ये आपका आउटपुट फंक्शन हो जाता है और ये इनपुट फंक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ एक और फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं गेट ch, एक करेक्टर रीड करने के लिए। गेट ch ऑल्सो एक ही करेक्टर रीड करता है लेकिन विदाउट एनी एंटर वैल्यू। गेट कैर, वो भी सेम सिंगल करेक्टर रीड करेगा। एक यूज़ करता है पुट कैर, ये अगर आप एक करेक्टर जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं। अगर आप करते हैं गेट एस मीन्स पूरी स्ट्रिंग रीड करना, पुट एस मीन्स एक पूरी स्ट्रिंग को जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना। तो ये C++ और जावा में ऐसे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सिंपल इनपुट से इनपुट फंक्शन से यूज़र से इनपुट ले सकते हैं आप लोग, लेकिन प्रिंट करवाने के लिए आप सिंपल कुछ लिख के भी प्रिंट कर सकते हो और प्रिंट में भी लिख के प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये तो कुछ एक फंक्शंस, और इसमें कुछ एक बेसिक फंक्शंस जैसे हम अपने C++, जावा वगैरह में यूज़ करते हैं, दैट्स योर CLR, SCR। ये फंक्शन आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट मेन फंक्शन तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसी में आपका सारे अदर फंक्शन जो है इसमें यूज़ करते हैं। मेन फंक्शन में ही सारा आपका प्रोग्राम लिखा जाता है। और अब जब भी हम किसी लैंग्वेज में काम करें, जैसे C में काम करते हो, प्लस में काम करते हो, आप लोग सबसे टॉप में हेडर फाइल्स का यूज़ करते हो, हेडर फाइल्स। तो जब भी हम C और C++ में हेडर फाइल्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे C में आपके पास हेडर फाइल आती हैं इस तरह से, हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h फाइल। .h हमेशा जो है एक्सटेंशन रहती है आपकी हेडर फाइल की। हैश इज़ योर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जिससे कंपाइलर समझेगा कि कोई लाइब्रेरी फाइल आप इंक्लूड कर रहे हैं। एक और फाइल आप जैसे यूज़ करते हो, इंक्लूड conio.h, दैट्स योर कंसोल इनपुट आउटपुट फाइल। C++ में हम इस तरह से यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जगह पे आपकी हो जाती है IO स्ट्रीम फाइल, ठीक है। और conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए। आप इसमें अदर लाइब्रेरी फाइल जैसे math.h या फिर आप अपनी string.h, इस तरह से कोई भी फाइल अपनी कॉल कर सकते हैं। लेकिन इन दो लैंग्वेजेस में अगर आपने कोई मॉड्यूल या कोई फाइल जावा और पाइथन में कोई मॉड्यूल या कोई फाइल आपने यूज़ करें, तो यहाँ पे आप एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, दैट्स योर इम्पोर्ट। इम्पोर्ट कीवर्ड के साथ सिंपल अपना फाइल नेम। तो यहाँ पे हम लोग जावा और पाइथन में ऐसे यूज़ करते हैं। दिस वन इज ऑल्सो ए कीवर्ड। तो ये था कुछ एक फंक्शंस। अब उसके बाद आती है आपकी कि जब भी प्रोग्रामिंग पे बात होती है ना, हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स आती हैं, बहुत सी स्टेटमेंट्स, जैसे डिसीजन मेकिंग है, लूपिंग है, जंपिंग है, ब्रेकिंग है। तो एक बार उन पे नज़र मार लेते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पे। अब हम बात करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिनसे हम अपने प्रोग्राम की पूरे जो भी फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग में आती है आपकी इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ में आप ऐसे एक्सप्रेशन देते हो और उसके बाद आप अपनी इफ़ की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सिंपल इफ़ में सिर्फ ट्रू ही पार्ट रहता है। अगर इसके साथ आप एल्स पार्ट लगा देते हैं, देन आप इसका फॉल्स पार्ट भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं। एल्स का फॉल्स पार्ट भी आप शो करवा सकते हैं। उसका C++ में आप ऐसे यूज़ करते हैं। इफ़ एल्स हो गया, इफ़ एल्स इफ हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया। इसके बाद आप और यूज़ करते हैं यहाँ पे वाइल, कई बार वाइल। और आपके पास वाइल में पहले मतलब टेस्ट होता है यहाँ पे, दिस इज योर प्री टेस्टेड।
प्री टेस्टेड, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। जबकि डू वाइल में क्या होता है, पहले डू पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और लास्ट में हमारी जो है वाइल में कंडीशन लगती है। दिस इज योर पोस्ट टेस्टेड, पोस्ट टेस्टेड। तो डू वाइल में रहेगा कि अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट वन टाइम ये एग्जीक्यूट होनी ही होनी है, और वाइल आपका 0 टाइम एग्जीक्यूट होता है। इसके आपके पास आती है एक फॉर में क्या होता है कि आप सिंगल लाइन, मल्टी लाइन या अलग अलग कैसे भी इसके तीनों पार्ट्स दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका होता है इनिशियलाइज करना, फिर होता है आपके पास कंडीशन देना, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना। ये तीनों पार्ट्स आप अपनी फॉर में एक साथ दे सकते हैं, आप कहीं अलग अलग भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, तो फॉर भी आपकी लूपिंग स्टेटमेंट, बट ये वाइल और डू वाइल का कंपैरिजन में ज़्यादा इजी होता है यूज़ करने में। इसके साथ आपके पास आती है एक स्विच केस स्टेटमेंट। स्विच के लिए हम स्विच कीवर्ड का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम अपना एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन के साथ हम अपने पूरे केसेस को जो है वो डिफाइन करते हैं, सारे केसेस। लेकिन सभी केसेस के बाद हम एक डिफ़ॉल्ट केस भी रखते हैं। ठीक है, डिफ़ॉल्ट केस आपका क्या रहेगा, तो उसमें हमारी अगर कोई भी केस ट्रू नहीं होता है देन आपका डिफ़ॉल्ट केस एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, स्विच के बाद आपके पास आता है यहाँ पे जंपिंग स्टेटमेंट, दैट्स योर ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट आप जहाँ भी लगाएंगे अपने प्रोग्राम में, वहाँ आप प्रोग्राम से सीधे एग्जीक्यूट कर मतलब एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज योर जंपिंग मतलब ब्रेक स्टेटमेंट जो आपको एग्जिट करवा देती है, प्रोग्राम से एग्जिट करवाती है। एक आपके पास आती है कंटिन्यू। कंटिन्यू आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, अगर आप किसी एक स्टेप को स्किप करना चाहते हैं तो ये किसी स्टेप को स्किप करने के लिए हेल्प करती है। इसके बाद आती है आपकी एक गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट आपकी किसी पर्टिकुलर जैसे आपकी कंडीशन अगर आप कहीं पे दे रहे हो, किसी पर्टिकुलर कीवर्ड, पर्टिकुलर वर्ड पे जंप करना है, देन यहाँ पे आपका ये जंप करने के लिए आपका यूज़ होता है। इसी तरह की सारी स्टेटमेंट सभी लैंग्वेजेस में आपकी ये जो लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसे ही आपकी यूज़ होती है, जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जब भी हम लैंग्वेज में काम करते हैं, तो अभी हमने बात करी कि सी हमारी स्ट्रक्चर ओरिएंटेड है, तो बेसिक आपका सी में इतना हो जाता है काम। उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपको पॉइंटर का रहता है, तो पॉइंटर के बारे में भी आपका क्वेश्चन आता है, दैट्स योर पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है आपके पास, जब हम किसी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। कौन से सिंबल से इसको डिनोट करते हैं, दैट्स योर स्टार। स्टार के साथ इसमें एक और सिंबल यूज़ किया जाता है एम्परसेंट। तो यहाँ पे अगर आपने कोई पॉइंटर डिक्लेयर करना है, जैसे मैंने कर दिया इंट पॉइंटर p, इट मीन्स कि p आपका कोई पॉइंटर है। अब p आपकी वैल्यू नहीं लेगा, ये वैल्यू का एड्रेस स्टोर करेगा, तो दिस स्टोर वैल्यू एड्रेस ऑफ योर वैल्यू। लेकिन अगर आप उस एड्रेस को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसको एम्परसेंट ऑपरेटर की हेल्प से कहीं पे भी जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपके पास जैसे आपके सी प्लस जावा जिसमें टोटली क्लासेस और ओरिएंटेड बेस्ड काम होता है, तो जब भी हम क्लासेस या ओप बेस्ड लैंग्वेजेस में काम करते हैं, हमारा थोड़ी सी एक स्पेसिफिकेशंस रहती हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्या क्या यूज़ करते हैं। तो मेन 3 और 4 फीचर्स होती हैं, जैसे आपका होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कि आप एक ही चीज़ को मल्टीपल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। एक होता है आपके पास एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि जो चीज़ आप चाहते हैं आप सिर्फ वही शो करवाएंगे, बाकी हाइड हो जाता है। और यहाँ पे भी आपकी ये भी आपके डेटा को हाइड कर देते हैं, बट इसमें ये नहीं है कि जो नीड होगी वही शो करवाएगा, ये हाइड करता है कोडिंग को, और इसमें हम जो चाहते हैं वो शो करवाते हैं, बाकी बैकएंड हमारा हाइड रहता है। और जब भी क्लासेस की बात होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका इनहेरिटेंस। किसी भी लैंग्वेज में जब क्लासेस ऑब्जेक्ट्स यूज़ होते हैं, दैट्स योर इनहेरिटेंस आपकी यूज़ होती है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इन एनी क्लास, किसी भी क्लास में अदर क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना, दैट्स योर इनहेरिटेंस। तो जब भी हम क्लास क्रिएट करते हैं, सबसे पहले तो कीवर्ड यूज़ होता है आपके पास क्लास। इस कीवर्ड की हेल्प से आप अपने कोई भी क्लास लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जावा है या फिर आपके पास C++ है। तो इनहेरिटेंस में आपके पास मल्टीपल टाइप की आती है, जैसे आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इस तरह से बहुत से टाइप की इनहेरिटेंस आपके पास आती है। इनहेरिटेंस आपके पास मल्टीपल टाइप की होती है।
सबसे पहले आती है आपकी सिंगल लेवल। सिंगल लेवल मीन्स एक आपकी बेस क्लास होगी, बेस क्लास, और एक ही उससे क्या बनेगी, डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो इसको हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, रूट क्लास भी बोलते हैं, इसको चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं या लीव क्लास भी बोल सकते हैं। तो दिस वन एक बेस है और एक आपकी डिराइव्ड है। जो बी क्लास है वो एक ही प्रॉपर्टीज को यूज करेगी। उसके बाद सिंगल लेवल के बाद आते हैं आपकी मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है कि जैसे एक आपकी रहेगी, ये आपकी जैसे होगी बेस फॉर क्लास, बेस क्लास फॉर बी एंड बी इज द बेस फॉर सी। B इज द चाइल्ड ऑफ A एंड C इज द चाइल्ड ऑफ B। मतलब इस लेवल वाइज आपकी क्लास की इनहेरिटेंस होना है। एक आध आपके पास आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल का मतलब हो गया कि आपके पास मल्टीपल बेस क्लासेस हैं और एक आपके पास इनसे चाइल्ड क्लास बन रही है। ठीक है, दीज आर योर बेस एंड वन इज योर चाइल्ड क्लास। एक आती है आपके पास हायरार्कल। हायरार्कल में एक आपकी बेस रहेगी जो मल्टीपल का उल्टा है, और इससे जो है वो मल्टीपल ऐसे आपकी चाइल्ड क्लासेस बन जाते हैं। दैट्स योर हायरार्कल। अगर एक होती है आपके पास हाइब्रिड होता है दो या दो से ज़्यादा का कम्बिनेशन। तो हाइब्रिड आपकी इस तरह से बन सकती है जिसमें हायरार्कल भी आ रहा है और मल्टीपल भी आ रही है। दैट्स योर हाइब्रिड। तो सभी क्लासेस का आपस में आप ऐसे लिंक रहेगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ एक टाइप का इनहेरिटेंस कौन कौन सी आपके पास रहती हैं। और जब भी हम क्लासेस का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, क्लासेस हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास इनके थोड़े से मतलब असेस स्पेसिफायर्स होते हैं। इनको हम बोलते हैं असेस स्पेसिफायर्स। तो 3 असेस स्पेसिफायर आपके पास होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, पब्लिक मतलब कि आप इन जो भी आपने क्लास पब्लिक या जो भी मेथड पब्लिक बनाए होंगे वो उनको हर कोई यूज़ कर लेगा। प्राइवेट में जिस भी क्लास के होंगे उसी में रहेंगे। प्रोटेक्टेड में होते हैं कुछ एक क्लासेस तक यूज़ कर सकते हैं, कुछ एक जो डिराइव्ड क्लासेस है वहाँ तक, बट कुछ एक लिमिट के बाद इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हम क्लासेस में बात करते हैं, क्लास मेंबर्स, फंक्शंस को मेथड्स भी बोला जाता है। ठीक है, फंक्शंस मीन्स हर एक के वेरिएबल, मेंबर्स मीन्स और वेरिएबल। अगर आपको ऐसे ध्यान में रहे तो दैट्स योर वेरिएबल। हर क्लास के अपने वेरिएबल्स होते हैं, हर क्लास के अपने फंक्शंस होते हैं। और जब भी हमें इन फंक्शंस और मेथड्स को असेस करना होता है कहीं पे या मेन फंक्शन में, हम इनके लिए क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट फॉर योर क्लास। ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस फॉर योर क्लास। तो एक क्लास के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट से क्लास की वैल्यू को ले रहे हैं तब हम एक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, दैट्स योर डॉट ऑपरेटर। इसकी हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लास के अंदर फंक्शन और मेंबर्स को असेस करते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी थोड़ा सा स्ट्रिंग क्या होता है किसी भी लैंग्वेज में। स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग होती है आपकी कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स जिनको हमेशा डबल कोटेशन में रखा जाता है। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस में जैसे C++, जावा, इनमें स्ट्रिंग लिखी जाती है डबल कोट्स में, और अगर एक सिंगल कैरेक्टर आपने देना है तो उसको सिंगल कोट में आप लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं, स्ट्रिंग में मेमोरी के में जब भी स्पेस मिलता है उसके लिए लास्ट कैरेक्टर रिजर्व होता है दिस वन कैरेक्टर के लिए, और ये कैरेक्टर आपका नल कैरेक्टर काउंट होता है, दैट्स योर नल कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन आपकी पाइथन लैंग्वेज में कोई कैरेक्टर सिंगल कोटेशन वाला मतलब कैरेक्टर डेटा टाइप होता ही नहीं है। पाइथन में आप कितने भी टाइप में स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने के लिए आप सिंगल कोट्स का भी यूज़ करते हैं, डबल कोट्स का भी यूज़ करते हैं, सिंगल ट्रिपल कोट्स का भी यूज़ करते हैं, और ट्रिपल डबल कोट्स का भी यूज़ करते हैं। ये पाइथन में आप इस तरह से स्ट्रिंग दे सकते हैं, बीच में आपकी ये पूरी स्ट्रिंग आ जाती है। ठीक है, जब भी हम स्ट्रिंग में काम करते हैं तो कुछ एक फंक्शंस रहते हैं हमारी स्ट्रिंग के, जैसे आपने स्ट्रिंग की लेंथ, स्ट्रिंग को कंपेयर करना है,
स्ट्रिंग को कॉपी करना है तो कुछ एक बेसिक फंक्शन जैसे str len लैन फंक्शन हो गया, str cmp मीन्स स्ट्रिंग कंपेयर करना है, स्ट्रिंग को अपर में कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग अपर str लोअर LWR या LOWER, ठीक है। इस तरह से कुछ एक फंक्शंस रहते हैं। एक आपके पास होता है जैसे स्ट्रिंग कॉपी करना strcpy, दैट्स योर स्ट्रिंग कॉपी, strcat स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। इस तरह के फंक्शंस आपके पास कुछ एक स्ट्रिंग में यूज़ होते हैं। अब एक टॉपिक जिसमें हम बात कर लेते हैं, दैट्स योर मेमोरी एलोकेशन का भी एक कंसेप्ट आपकी लैंग्वेज में आता है, तो कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन। जब आप अपने लैंग्वेज में काम करेंगे, वेरिएबल लेंगे, डेटा टाइप लेंगे, तो उनके लिए मेमोरी में कोई ना कोई स्पेस रहता है, तो इसके लिए कुछ एक फंक्शंस आपने याद रखने हैं। ALLOC, एलोक मीन्स मेमोरी में स्पेस एलोकेट करना, ठीक है। मेलॉक, कैलॉक और री एलॉक, ठीक है। मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन से रिलेटेड ये सारे फंक्शन रहते हैं। री एलोकेशन मीन्स दोबारा एलोकेट करना, मेमोरी की एलोकेशन करना, ठीक है। MA मेमोरी एलोकेट करना, या फिर मेमोरी एलोकेशन जो आपकी रहेगी उसमें आपने उसको जो है वो अपडेट करना या कॉल करना, दैट्स योर ऑल फंक्शंस। उसके बाद आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे आप किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं तो कई बार पूछा जाता है कि कमेंट देने के लिए आप कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं हमेशा। तो अगर आप C++ और अगर जावा की बात करें तो यहाँ पे हम कमेंट देते हैं इस तरह से, दिस कमेंट इज़ फॉर ओनली सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट देगा। लेकिन अगर मल्टी लाइन कमेंट देना है तो आपको ये सिंबल आपका यूज़ करना पड़ता है, ये स्लैश बैक स्लैश आपके सॉरी फ्रंट स्लैश है, दैट्स योर मल्टी लाइन कमेंट। लेकिन इन पाइथन में इस तरह से कमेंट आपका नहीं होता है। पाइथन में बेसिकली आप सिर्फ सिंगल लाइन कमेंट ही दे सकते हैं, वो हैश सिंबल की हेल्प से आप देते हैं। और अगर आपको इसमें मल्टी लाइन कमेंट देना है तो या तो आप मल्टीपल लाइंस में ऐसे हैश यूज़ कर लीजिए, या फिर आप सिंपली ये ट्रिपल कोट्स में मल्टी लाइंस दे करके इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कुछ एक मेन कंसेप्ट्स पे बात किया। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।